नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो जियोमॉर्फिक जो एजेंट होते थे 5, उससे जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते थे उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जैसे 5 एजेंट आपका हम लोग देखे थे रनिंग वाटर से फ्लूवियल लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, उसको हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। फिर ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर से कास्ट टोपोग्राफी बनते हैं, उसको भी हम लोग स्टडी कर लिए हैं। फिर सी वेव्स और करंट होते हैं, उससे मैरीन लैंडफॉर्म डेवलप होता है, उसको भी हम लोग स्टडी कर लिए हैं। आज जो अगला जो जियोमॉर्फिक एजेंट है वो है आइस से, उससे क्या होता है ग्लेशियर लैंडफॉर्म बनते हैं, उसको आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ग्लेशियर लैंडफॉर्म में दोस्तों हम लोग ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हम लोग आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ग्लेशियर लैंडफॉर्म होते क्या हैं, फिर इरोजनल लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर के द्वारा क्रिएट होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे सर्क है, टोनलेक है, एरिट है, हॉर्न्स है, यू शेप्ड वैली है और हैंगिंग ग्लेशियर वैलीज है। ये क्या है, इरोजन के द्वारा क्रिएट होता है, आइस की इरोजन के द्वारा क्रिएट होता है। और फिर डिपोजिशन, आइस की डिपोजिशन से क्रिएट होता है जो ग्लेशियर रीजन में वो होते हैं मोरेन, इस्कर, ड्रम लाइन, बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिया गया है। फिर आउटवाश प्लेन्स, ये सारे लैंडफॉर्म को बहुत ही शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसको ज़्यादा लेंथी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हो सकता है अलग जब हम लोग यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो पर्टिकुलर यदि किसी भी लैंडफॉर्म के बारे में पूछा होगा तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आज हम लोग बहुत ही शॉर्ट में कैसे बनते हैं उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ग्लेशियर लैंडफॉर्म होती क्या है। तो आपको पता होगा कि अर्थ में जो क्लाइमेट है सब जगह सेम नहीं होती है, तो जियोमॉर्फिक जो एजेंट होते हैं सब जगह एक्टिव, सारे एजेंट एक जगह एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे ह्यूमिड यदि रीजन है उसमें आपको रनिंग वाटर आपका एक्टिव एजेंट होगा। जैसे एरिड रीजन है, डिजर्ट रीजन है, सेमी एरिड रीजन है, उसमें विंड्स जो एजेंट है वो एक्टिव होगा। और कोस्टल रीजन है वहाँ पे सी वेव्स एक्टिव होगा। वैसे ही आपको जैसे पोलर रीजन जो नॉर्थ में और साउथ में जो पोलर रीजन है जहाँ पे बर्फ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आइस क्या होता है, एक्टिव एजेंट होता है वहाँ पे लैंडफॉर्म क्रिएशन के लिए। ठीक है, उसके अलावा हाईलैंड्स जैसे मान लो एवरेस्ट होगा, वहाँ पे ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो वहाँ पे एक्टिव एजेंट है आइस। तो ऐसे रीजन जहाँ पे आइस बर्फ एक एक्टिव एजेंट है तो वहाँ पे जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं उससे बोलते हैं ग्लेशियर लैंडफॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लेशियर होती क्या है। ग्लेशियर बोलते हैं रिवर ऑफ आइस। तो रिवर ऑफ आइस यानी आइस के द्वारा आप लैंडफॉर्म जो क्रिएट होते हैं उसको बोलते हैं ग्लेशियर लैंडफॉर्म। जैसे दोस्तों रनिंग वाटर होता है, वाटर क्या करता है, रन करता है, वैसे ही आइस जो होती है वो भी क्या करते हैं, रन करती हैं, वो भी चलते हैं, उनका भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो आइस का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, आपको पता होगा आइस बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 मीटर आपको विड्थ में एरिया में होगा, हो सकता है 10 मीटर के एरिया में, 20 मीटर के एरिया में भी आइस होगा। तो एक आइस होता है उसका कुछ वेट होता है। ठीक है, मान लो ये सरफेस पे है, इसका कुछ वेट होगा जो डाउनवर्ड लगेगा और ग्रेविटी और फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, जब ये आइस मूव करेगा तो मूव करने के साथ साथ जो इसका लेयर है, लोअर लेयर है, इससे कुछ जो वेदर्ड मटेरियल होते हैं जैसे सैंड या कुछ सिल्ट हो गए, ठीक है, सॉइल हो गए, इसको क्या इरोड करते हुए ले जाएंगे, इसको इरोड कर देंगे। जैसे मान लो आप सरफेस पे एक यदि आप पत्थर को खींचोगे जोर से तो क्या होगा, नीचे से जो होंगे फर्श होंगे, जो सॉइल होगा वो भी आपको खींच के दूर चला जाएगा। वैसे ही आइस जो होती है बहुत बड़ी साइज में होती है, वो मूव करती रहती है, उसका मूवमेंट का स्पीड हो सकता है 1 सेंटीमीटर टू फ्यू मीटर वेरी करे पर डे। लेकिन जब मूवमेंट करती है तो फ्रिक्शन और ग्रेविटी फोर्स के चलते उसके सरफेस में एक इरोजन होता है। वो इरोजन बहुत कम भी हो सकता है, बहुत हाई भी हो सकता है। कुछ इरोजन ऐसे होते हैं जो हाईलैंड होते हैं उसको भी एक प्लेन एरिया में कन्वर्ट करते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा इरोजन होती है कि एक जो टॉपो हिल होते हैं वो भी प्लेन में कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लेशियर से। ठीक है, तो इस टाइप की इरोजन होती है। तो अपने वेट और फ्रिक्शन के कारण जो नीचे का जो सतह होता है उसको इरोड करता है, उसको बोलते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म।
ठीक है। और वही जो इरोडेड मटेरियल होता है कहीं पे जाके जमा हो जाता है, जमा होने के बाद जैसे गर्मी होती है तो बर्फ़ पिघल जाता है, लेकिन उसके अंदर, क्योंकि बर्फ़ तो पूरा मटेरियल होता नहीं, उसके अंदर जो सैंड्स होते हैं या डिपोजिट्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या वहीं पे छोड़ देता है, तो उससे जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं उसको बोलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें इरोजनल लैंडफॉर्म, ग्लेशियर लैंडफॉर्म क्या होते हैं, डिपोजिशनल ग्लेशियर लैंडफॉर्म कहते हैं, और ग्लेशियर लैंडफॉर्म क्या होते हैं। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि इरोजनल जो लैंडफॉर्म होते हैं वो कौन कौन से कैसे क्रिएट होते हैं। तो देखो ये जो व्यूज़ है ये अच्छे से मैंने बनाई है, तो अच्छे से नहीं बनी है, ये व्यू ऐसा है, मान लो ये हिल है, आपको ग्लेशियर रीजन में बर्फ़ से ढकी हुई है, ठीक है, बर्फ़ से ढकी हुई है। तो ए वाला पोर्शन है, ए वाला पोर्शन को मैं यहाँ पे दर्शाया हूँ, और जो ए वाला पोर्शन है ये आपका वैली है, ठीक है, यहाँ पे है वैली है। तो ऐसे मूव करती, मान लो यहाँ पे बर्फ़ है, बर्फ़ क्या करेगी, मूव करेगी वैलीज़ की ओर, और वैलीज़ में आके जमा हो जाती है, और फिर जब यहाँ पे समर आते हैं तो वही बर्फ़ पिघल के वहाँ पे डिपोजिट करते हैं, क्योंकि वैली से आते हैं तो यहाँ से अपने साथ इरोडेड मटेरियल लाते हैं, वेदर्ड जो मटेरियल होते हैं उसको अपने साथ ले आते हैं और यहाँ पे वैली में डिपॉजिट करते हैं। जब डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग लैंडफॉर्म, अलग अलग भू आकृति बनती है, उसको बोलते हैं डिपोजिशनल ग्लेशियर लैंडफॉर्म। और जब आते समय अपने साथ में जैसे ही कट करती है, अलग अलग भू आकृतियाँ बनाती हैं, कट करते समय उसको बोलते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म। तो जो इमेज है इस साइड का, वैली के साइड का यहाँ पे बनाया गया है। तो सबसे बेसिक जो लैंडफॉर्म बनती है दोस्तों वो होती है सर्क, यानी कि आप बोल सकते हो ग्लेशियर लैंडफॉर्म में सबसे बेसिक सर्क होती है। अब इसको ऐसे समझ लो, ये ढाल है और ये वैली है, तो बर्फ़ क्या होती है, वैली को मूव करती है, तो यहाँ पे ढाल में जो स्लोप में एक्यूमुलेट होती है, ऐसे मान लो एक्यूमुलेट होती गई, इतना भी स्लोप नहीं है, ये ऐसे एक्यूमुलेट होती गई यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा एरिया में एक्यूमुलेट करेगी, ठीक है। मान लो ठंडी विंटर में एक्यूमुलेट कर दी गई इस लार्ज एरिया में, और इसके साथ वेट होगा, मतलब बहुत सारे भारी होगी, और इसके साथ इरोडेड मटेरियल पे आते रहेंगे, सिल्ट यहाँ जमा होगी रहेगी, ठीक है। जब गर्मी आती है तो गर्मी जब आती है तो यहाँ पे क्या होगी कि गर्म पड़ेगी, तो सबसे लोअर वाला पोर्शन जो होगा ये हीटिंग ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सरफेस, क्योंकि इसका वेट है, ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, तो लोअर वाला पोर्शन जो है वो हीट ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, लोअर वाला पोर्शन सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये ऐसे फिसल जाएगा, वैली की ओर फिसल जाएगा, एक आप बोल सकते हो ग्लेशियर टीलेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। ग्लेशियर का ढेर जो होगा वैली की ओर फिसल जाएगा, जब फिसलेगा तो अपने साथ जो लोअर लेवल पे जो मटेरियल है उसको भी इरोड करके ले जाएगा। जब इरोड करके ले जाएगा ग्लेशियर टीलेज, तो वहाँ पे एक गड्ढा, डिप्रेशन पैदा कर देगा, गड्ढा, ठीक है। तो इसी गड्ढे को सर्क बोलते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं कि सर्क क्या होता है। जब स्लोप पे ग्लेशियर टीलेज एक्यूमुलेट करता है, तो जब समर आती है तो इस टीलेज का मूवमेंट होता है, यानी जो लोअर पार्ट है ये लिक्विड हो जाता है, तो इसका मूवमेंट होता है वैली स्क्वायर। तो मूवमेंट के दौरान जो ग्राउंड पे जो होते हैं एक डिप्रेशन पैदा कर देता है, इरोड कर देता है, तो उस डिप्रेशन को, इरोड को बोलते हैं सर्क, ठीक है। तो सर्क का यदि कैरेक्टरिस्टिक देखें तो 3 साइड से, यानी इंटीरियर में 3 साइड से स्टिप होते हैं, यानी कि ऐसे डिप्रेशन होता है, एक साइड ओपन होता है वैलीज की ओर, तो ऐसे सर्क आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा बेसिक लैंडफॉर्म, वहाँ पे होती है सर्क, और सर्क से ही सारे लैंडफॉर्म को भी और समझने में हेल्प रहेगी। देखो सर्क, क्योंकि डिप्रेशन एरिया है यहाँ पे गड्ढा है, तो गड्ढे में यदि गर्मी के दिनों में ऊपर से बर्फ़ पिघल के वाटर के फॉर्म में यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई, यानी यहाँ पे वाटर जमा हो गया, तो उसको बोलते हैं टॉर्न लेक, ठीक है। तो टॉर्न लेक भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। सबसे पहले सर्क बनती है, इस गड्ढे में यदि पानी जमा होगा इसको बोलते हैं टॉर्न लेक, दूसरा इरोजनल लैंडफॉर्म है। फिर देखो एरिट क्या होती है। अब मान लो एक हिल है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्क बना, एक गड्ढा ऐसे क्रिएट होगा, यहाँ से एक जो ग्लेशियर का टीलेज है वो मूव किया, और एक यहाँ से मूव किया। तो देखो जब 2 साइड से ग्लेशियर या सर्क बनेंगे, टीलेज ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ पे दोनों साइड से गड्ढा क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वॉल पे एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे भी गड्ढा है, यहाँ पे भी गड्ढा है, ठीक है। तो जो वॉल में एक लीनियर जो लाइन ऐसे दिखेंगे और उसकी दोनों साइड स्टिफनेस होगी, तो इस लीनियर लाइन को एरिट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ से भी एक सर्क निकल गया हो, यहाँ से भी सर्क निकल गया हो, तो 2 साइड स्टिफनेस हो, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो, ठीक है। तो इस
जो ऐसा लीनियर लाइन जैसा बनेगा, ये इरोडेड जो लैंडफॉर्म बनेंगे उसको बोलते हैं एरीट। ठीक है, फिर देखो हॉर्न क्या होते हैं। मान लो एक टीलेज है, तो यहाँ से भी एक सर्क निकला, यहाँ से भी निकला, इधर से निकला, तो आपको यहाँ पे एक हाईलैंड टाइप का दिखेगा, एक टॉपू टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो टॉपू को ही हॉर्न बोलते हैं। तो टॉप में इधर से भी एक सर्क निकल गया होगा, इधर से भी निकल गया होगा, तो एक शार्प एक मिलेगा यहाँ पर टॉपू, उसको बोलते हैं हॉर्न। ठीक है, तो सबसे पहले सर्क बनता है, फिर टर्न लेग बनता है वहाँ पे, फिर एरिट। यदि दो सर्क, मान लो यहीं पे एक सर्क यहाँ से बना, तो यहाँ से सर्क बना, तो कंप्लीटली मर्ज नहीं हुआ। यहाँ पे बॉर्डर पे एक वॉल बनेगा जो दो साइड बहुत ही स्टिप होंगे, बहुत ही खाई जैसा होगा। ठीक है, तो इस स्टिफनेस को इसको बोलेंगे एरिट। अब तीन साइड से यदि सर्क निकल गए तो एक टापू जैसे ऊपर हाईलैंड एक बनेगा। ठीक है, हाईलैंड बनेगा, उसको बोलेंगे हॉर्न। अब देखो, अब अगला जो हैंगिंग वैलीज है, ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म है। अब देखो ऐसे आपको वैलीज देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे एक लटकती हुई जो ग्लेशियर टीलेज है वो एक साथ इरोड करेगी, तो एक वैली जैसा बनाएगी। वैली वी शेप की हो सकती है, यू शेप की हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिलेगी। एक्चुअली वैली यहाँ पे है, लेकिन साइड में एक वैली आपको देखने को मिलेगी, तो उसको बोलते हैं हैंगिंग वैली। ठीक है, साइड में यहाँ पे इरोडेड होगा, एक वैली टाइप का बनेगा, तो उसको बोलेंगे हैंगिंग वैली। ठीक है, तो हम लोग देख लिए अभी ग्लेशियर के जो इरोजनल लैंडफॉर्म है, सर्क, टॉर्न, एरिट, हॉर्न और हैंगिंग वैली। अब देख लें डिपोजिशन। अब देखो जो ग्लेशियर इरोड होके आई है, टीलेज जो आई है वो वैली में आके जमा हो जाती है। ठीक है, वैली में जमा हो जाती है, तो एक ढेर जैसा, मान लो यहाँ पे एक जमा हो गई, एक यहाँ पे जमा हो गई, एक यहाँ पे जमा हो गई। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जमा हो गई, क्योंकि कहीं पे जमा होगी ना, मान लो मूवमेंट वहाँ से बंद हो गया, ये जमा हो गई। अब जब ये मेल्ट किया तो मेल्ट करने के बाद बर्फ तो पानी तो चली जाएगी, लेकिन उसके साथ जो डिपोजिशन थे, उसके सिल्ट थे, वो यहीं पे जमा हो जाती है। तो जो ये आपको जो क्रिसेंट टाइप का यहाँ पे ऐसे जमा ढेर थोड़ा थोड़ा दिखेंगे, उसको बोलते हैं मोरेन। ठीक है, तो इस सैंड डिपोजिशन को मोरेन बोलते हैं। अब जब रिवर जैसा इसका शेप बन जाता है, जैसे रिवर का ऐसे होता है, यहाँ पे बहुत बड़ी बर्फ़ ऐसे रिवर जैसा जमा हुई थी और बाद में ये पिघल गया, तो रिवर जैसा यहाँ पे डिपोजिशन जो सिल्ट होंगे, डिपोजिट जो सॉइल होंगे, वो यहाँ पे डिपोजिट हो जाएंगे, रिवर जैसा ऐसा शेप बनाएगा, उसको बोलते हैं इस्कर। ठीक है, तो लीनियर शेप बनाता है इस्कर। अब देखो ड्रम लाइन सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे है। देखो एक ग्लेशियर टीलेज आके वैली में ऐसे जमा हो गई, इसके बाद इधर मूव नहीं कर रही है। ठीक है, दूसरा ग्लेशियर टीलेज और आया सर्क करते हुए, मूव करते हुए, और इसकी जगह पे यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो इसी जगह और ग्लेशियर टीलेज जमा होते गए, और बाद में जब इसका समर में ये ग्लेशियर टीलेज पिघल गया, तो यहाँ पे जो डिपोजिशन थे वो इस आकृति बनाए, जैसे मान लो अंडा जो एग होता है, एग आधा ज़मीन के नीचे हो और आधे ही दिख रहे हो। ठीक है, तो ओवल शेप का जो शेप यहाँ पे डिपोजिट होंगे, ऐसे आधे अंडे ऊपर रहेंगे और आधे अंडे ज़मीन पर रहेंगे। इस ओवल शेप का जो डिपोजिशन होता है उसको बोलते हैं ड्रम लाइन। ठीक है, तो अब फिर देख लें ड्रम लाइन कैसे बनते हैं। जैसे मान लो सर्क वाला जो ग्लेशियर टीलेज था वो वैली में आके जमा हो गया, और दूसरा ग्लेशियर टीलेज था वो भी आके यहाँ पे जमा हो गया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होने लगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होने लगा, और बाद में जब जो टीलेज थे वो पिघल गया, तो यहाँ पे जो डिपोजिट का जो शेप था वो आपको आधे अंडे जैसा दिखे। ठीक है, अंडा ऐसा हो कि आधा ज़मीन पे हो और आधे ऊपर दिख रहा हो, यानी ओवल शेप का जो डिपोजिशन वाला जो शेप बना उसको बोलते हैं ड्रम लाइन। ठीक है, यही ड्रम लाइन, मान लो बहुत सारे ड्रम लाइन ऐसे ओवल शेप का यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ड्रम लाइन एक लैंडस्केप बनाए, यानी कि एक दृश्य बना दिए, तो उसको बोलते हैं बास्केट ऑफ टोपोग्राफी। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। यही ड्रम लाइन जो ओवल शेप का है, बहुत सारे एक आपको देखेंगे एक दृश्य बना देंगे उस एरिया में, तो उसको बोलते हैं बास्केट ऑफ टोपोग्राफी। एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। और जो लास्ट है जो डिपोजिशन प्लेन है, आउटवाश प्लेन। ये ऐसे प्लेन आप देख सकते हो कि जो ग्लेशियर का मोरेन है, डिपोजिशन है, उससे एक प्लेन बनता है वैलीज में, जो एक फ्लैट जैसा हो, यानी कि पूरा फ्लैट हो, जैसे नॉर्मल फ्लूवियल प्लेन बनता है वैसे ही प्लेन यदि बनाते हो उसको बोलते हैं आउटवाश प्लेन। ठीक है, तो ये रहा आपको डिपोजिशन का लैंडफॉर्म इस्कर हो गया, ड्रम लाइन हो गया। ड्रम लाइन से हम देखें बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी, आउटवाश प्लेन, मोरेन।
ठीक है, ये हो डिपोजिशन। और इरोजनल में सबसे बेसिक सर्क हो गया, फिर टर्नलेक हो गया, फिर एरिट हो गया, फिर हॉर्न हो गया, फिर हैंगिंग वैली। ठीक है, तो इसी का डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, जो नोट्स आपको कमेंट सेक्शन के लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इससे नोट्स भी आप बना सकते हैं। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही शॉर्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा तो आप अपने से यहाँ पे आप लिख सकते हो डेफिनेशन, और डिटेल में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको डिटेल में यदि डिस्कस करना होगा तो हम लोग यदि यूपीएससी एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे उस समय हम लोग डिटेल में एक एक करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।